गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म वाला चैप्टर कर रहे थे, जिसकी 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म कर ली थी आपने। अब थर्ड बेसिक अकाउंटिंग टर्म करने जा रहे हैं, और थर्ड के अंदर भी सबसे पहले आप कैपिटल को देखेंगे क्या होती है। इसके अंदर आता है कैपिटल क्या होता है। इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन ए बिजनेस एंटरप्राइज। जो प्रोप्राइटर के द्वारा अपने बिजनेस के अंदर जो अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है, जो पैसा लगाया जाता है, उसे आप कैपिटल बोलते हैं। अमाउंट में बी इन द फॉर्म ऑफ कैश। जो अमाउंट लगाया जाता है वो कैश में हो सकता है, गुड्स और एसेट्स, यानी कि जो उसने गुड्स परचेज किया है, कुछ परचेज किया है, वो भी तो एक किस्म से इन्वेस्टमेंट है। इट इज द अमाउंट विद द हेल्प ऑफ विच गुड्स एंड एसेट्स आर परचेज इन द बिजनेस। ये वो अमाउंट होती है जिसकी हेल्प से वो गुड्स परचेज करता है और एसेट्स को भी परचेज करता है बिजनेस के लिए। एज सच, इन द ऑर्डर टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुड कैपिटल, ऑल करंट एसेट्स एंड फिक्स एसेट्स आर एडेड अप एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी आर डिडक्टेड आउट ऑफ इट। जो भी हमारी करंट एसेट्स होती है, जो भी हमारी फिक्स एसेट्स होती है, इनको ऐड कर दिया जाता है, और जो हमारी आउटसाइड लायबिलिटी होती है, इसको माइनस करने पर जो वैल्यू आती है उसे कैपिटल कहा जाता है। ये कैपिटल किसके बराबर होगा? एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी का जो वैल्यू आएगी उसे आप क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। इसके अंदर एक करंट एसेट्स आया, एक फिक्स एसेट्स आया है और एक आउटसाइड लायबिलिटी है। इसका क्या मतलब होता है? एसेट्स के अंदर हमारे पास क्या आएगा, देखो भी, यानी कि जो उसने पैसा बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया था उसे आप क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। उस कैपिटल से वो बिजनेस के लिए क्या परचेज करेगा? गुड्स परचेज करेगा और एसेट्स परचेज करेगा। एसेट्स के अंदर अभी आपको बताएंगे कि कौन कौन सी आइटम ली जाती हैं। वैसे भी जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे आपको पता लगता जाएगा। और कैपिटल की वैल्यू कैसे निकालते हैं? एसेट्स माइनस में लायबिलिटीज। और एसेट्स कितने तरह की होती है? 2 तरह की, एक करंट एसेट्स और एक क्या होगी? फिक्स एसेट्स। आगे इसके सब पार्ट भी कर दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट द फॉलोइंग बैलेंस अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म। यानी कि ये हमारे पास क्या, ये किस चीज के अमाउंट दे रखी है? कैश 20,000, मशीनरी यूज करते हैं आप जिसकी वैल्यू है 50,000। ये मशीनरी हमारी खुद की है तो ये हमारी एसेट्स मानी जाएगी। स्टॉक 1 लाख रुपीज का है। डेप्टर्स कितने के? 40,000। डेप्टर्स कौन होते हैं? जिसको अपन ने क्रेडिट सेल की थी, जिस पर्सन को अपन ने क्रेडिट सेल की थी कस्टमर को, उनसे जो पैसा लेना होता है वो डेप्टर्स है हमारे। एंड क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिससे अपन ने क्रेडिट परचेज किया था, मतलब उधार खरीदा था, वो क्रेडिटर होते हैं। तो कैश हमारा खुद का है, मशीनरी हमारी खुद की है, स्टॉक है, और डेप्टर्स वो है जिससे अपन ने पैसे लेने हैं, तो ये हमारी एसेट्स मानी जाएगी। और जो क्रेडिटर है जिसको अपन ने पैसे देने हैं, ये हमारी लायबिलिटी मानी जाएगी। तो कैपिटल के अंदर क्या करोगे? जो हमारा है, यानी कि कैश, मशीनरी, स्टॉक। स्टॉक क्या चीज होती है? जो हमारे पास जिस चीज का काम करते हैं उसका जो क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास, जो अभी अनसोल्ड गुड्स है हमारे पास भी, जो बिका नहीं है, उसकी जो वैल्यू है। डेप्टर्स जिससे अपन पैसे लेने हैं, ये हमारी क्या थी? एसेट्स। और ये जो पैसे देने क्रेडिटर वाले, ये आउटसाइड लायबिलिटी मानी जाती है। अगर ये माइनस कर देंगे तो 1,80,000 आएगा। तो ये जो 1,80,000 आएगा, ये क्या आ जाएगा? कैपिटल आ जाएगी हमारी। तो हमने क्या किया? एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस कर दिया। आउटसाइड लायबिलिटी कौन सी होती है? जिन लोगों के अपन पैसे देने हैं, वो क्या आ जाएगा? कैपिटल आ जाएगा। हाँ जी, कैपिटल वो अमाउंट है जो एक प्रोप्राइटर के द्वारा अपने बिजनेस को चलाने के लिए बिजनेस में लगाई जाती है। आगे आता है ड्राइंग। जिस तरह से वो बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है उसे अपन कैपिटल बोलते हैं। कभी कभी उसे पर्सनल यूज के लिए पैसों की जरूरत पड़ जाती है और वो बिजनेस में से पैसा निकालता है, तो उस अमाउंट को अपन ड्राइंग बोलेंगे। एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स, यानी कि अगर किसी तरह का कोई कैश या वैल्यू ऑफ गुड्स या किसी तरह का कोई गुड्स विड्रा बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज, फॉर
पर्सनल यूज ऑफ एनी प्राइवेट पेमेंट मेड आउट ऑफ द बिजनेस फंड्स आर कॉल्ड ड्रॉइंग। अगर बिजनेस में से किसी तरह की वो कैश को विड्रा करता है या गुड्स को विड्रा करता है, यानी गुड्स यानी कि मान लो वो फर्नीचर का काम करता है, वो एक सोफा सेट अपने गोडाउन से लेकर किसी को गिफ्ट दे देता है पर्सनल यूज के लिए, तो उसे उसकी जो वैल्यू होगी, अमाउंट होगी, उसको क्या बोलेंगे अपन? ड्राइंग बोलेंगे। इसके बाद आता हमारे पास भी लायबिलिटीज आता है। इट रेफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म ओन्स टू आउटसाइडर। किसी भी अगर थर्ड पर्सन को उसने पैसे देने हैं तो वो क्या हो जाएगी? लायबिलिटी हो जाएगी, वो उसकी लायबिलिटी मानी जाएगी हमारे पास ही। अच्छा, लायबिलिटी कैसे निकालेंगे अपन? जैसे कि ऊपर अपन फॉर्मूला याद किया है, कैपिटल इज इक्वल क्या होता है? एसेट्स माइनस में लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो लायबिलिटी को इधर लिया होगा, तो एसेट्स में से क्या माइनस कर देंगे? कैपिटल। तो लायबिलिटी क्या होती है? एसेट्स माइनस कैपिटल, यानी कि उसी से निकल के आया है। अच्छा, व्हेन ए फर्म परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम ए, जब किसी फर्म ने मिस्टर ए से गुड्स जो है क्रेडिट परचेज किया, उधार खरीदा है, द अमाउंट, तो जो ए को जितने पैसे आपने देने हैं वो हमारी लायबिलिटी मानी जाएगी। लायबिलिटी का मतलब है कि जो भी आपने किसी थर्ड पर्सन को पैसे देने हैं बिजनेस ने, वो हमारी क्या मानी जाएगी? लायबिलिटी मानी जाएगी। एग्जाम्पल दे रखे हैं, बिल्स पेबल, आगे बताया जाएगा आपको क्या चीज होती है। जैसे कि क्रेडिटर के बारे में मैंने आपको बता दिया, एक जो एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं एक बार वही लर्न कर लेना। अनपेड वेजिज, अनपेड वेजिज कौन सी है? जो अभी अपने नीचे काम करते हैं, जो वर्कर हैं, उनको अभी तक वेजिज आपने देनी है, ये एग्जाम्पल होंगे लायबिलिटी की। लायबिलिटी वो चीज है जो अपने पैसे देने हैं। इसके अंदर एक हमारे पास आता है, एक इंटरनल लायबिलिटी आता है, एक एक्सटर्नल लायबिलिटी आता है हमारे पास ही। इंटरनल लायबिलिटी के अंदर जो फर्म ने ऑल अमाउंट्स विच ए बिजनेस एंटिटी हैज टू पे टू द प्रोप्राइटर और ओनर आर इंटरनल लायबिलिटी। जो बिजनेस एंटिटी ने जो किसको पैसे देने हैं? प्रोप्राइटर को या ओनर को जो पैसे देने हैं वो उसकी इंटरनल लायबिलिटी के अंदर काउंट किया जाएगा। यानी कि क्योंकि जो प्रोप्राइटर होता है वो मालिक होता है और उसको जो पैसे देने उसको इंटरनल लायबिलिटी माना जाएगा। जो एक्सटर्नल लायबिलिटी के अंदर कौन आएगा? जो बाहर वाले बंदे हैं, जो बाहर वाले पर्सन हैं, उनको जो अमाउंट पे करनी है वो हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी के अंदर काउंट किया जाएगा। बाहर वाले पर्सन कौन होते हैं? जैसे कि आपने गुड्स परचेज किया था ए से, ए एक बाहर वाला पर्सन है जो सप्लायर है जिससे अपन गुड्स परचेज किया था, इसको जो पैसे देने हैं वो आउटसाइड लायबिलिटी माना जाएगा। लायबिलिटी में भी फर्दर क्लासीफाइड इनटू टू पार्ट्स। जिस तरह से एसेट्स के दो पार्ट्स होते हैं उसी तरह लायबिलिटी के भी टू पार्ट्स होते हैं। एक नॉन करंट लायबिलिटी होता है, एक करंट लायबिलिटी होती है। नॉन करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी है जिसकी पेमेंट अपने 1 साल के बाद करनी है, नॉर्मली आफ्टर मोर देन 1 ईयर। ये वो पेमेंट होती है जिसकी पेमेंट अपने 1 साल के बाद करनी है। जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन हो गया, ये अपन किसी से लोन ले रखा है, पैसे उधार ले रखे, लेकिन उसकी पेमेंट 1 साल के बाद करनी है, तो वो नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर काउंट किया जाएगा। करंट लायबिलिटी के अंदर वो अमाउंट आती है जो नॉर्मली विद इन 1 ईयर पे की जाती है, यानी कि 1 साल के अंदर अपने को उसके पैसे देने ही होते हैं, वो करंट लायबिलिटी के अंदर काउंट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट अगर आप किसी अपने बैंक से जितने पैसे डिपॉजिट है उससे एक्स्ट्रा पैसे विड्रॉ कर लेते हैं तो बैंक ओवरड्राफ्ट माना जाता है। इसी तरह से बिल्स पेबल जैसे ऊपर आया था आगे बताया जाएगा। क्रेडिटर वो होते हैं जिससे आपने उधार खरीदा था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो टर्म होती है कि अगर किसी के आपने पैसे देने अभी तक आपने नहीं दिए। एंड शॉर्ट टर्म लोन, ये अगर अपन किसी से थोड़े टाइम के लिए पैसा उधार लिया है, वो पैसा थोड़ा टाइम का क्या मतलब है, जिसकी पेमेंट अपन विद इन ईयर करनी है, तो करंट लायबिलिटी के अंदर ही काउंट किया जाएगा। तो ये 2 टर्म आपने अच्छी तरह से कर लेनी है और लर्न भी कर लेनी है। इसको थोड़ा आपने धीरे धीरे करना है। कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ सकते हो बेटा। ओके, थैंक यू।